बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बच्चों, आज हमारा एफएससी आईसीएस पार्ट 1 ऑनलाइन क्लासेस में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आज हमारा जो टॉपिक है वो है रॉकेट propulsion। और आज हमारा चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 7 है। ये आपको टॉपिक नज़र आ रहा है रॉकेट propulsion। और सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करेंगे या एमसीक्यूज़ के लिए करेंगे। ठीक हो गया। तो रॉकेट propulsion में सबसे पहली बात जो याद रखने वाली है कि रॉकेट, सबसे पहले तो आप ये देखें रॉकेट propulsion का मतलब क्या है। यानी रॉकेट का प्रोपेल होना, रॉकेट का ऊपर की तरफ फ्लाई करना, उसकी रीज़न हमने बतानी है। तो बेसिकली रॉकेट जो है वो दो लॉज हैं, उनकी बेस पर फ्लाई करता है अवे फ्रॉम द अर्थ। तो एक तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और दूसरा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम थोड़ा सा देखते भी हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक छोटा सा रॉकेट बना आपको नज़र आ रहा है ये। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको फ्यूल मिलेगा। एक चैम्बर होता है छोटा सा, उसमें फ्यूल होता है। फ्यूल मतलब वो वाला मटेरियल जिसको हमने बर्न करना है एनर्जी पैदा करने के लिए। और ज़्यादातर ये लिक्विड हाइड्रोजन की फॉर्म में होता है। इसी तरह दूसरे चैम्बर में लिक्विड ऑक्सीजन आपको मिलेगी। और तीसरा जो चैम्बर है इसे हम बोलते हैं कंबस्शन चैम्बर। कंबस्शन चैम्बर से मुराद क्या है कि ये वो वाला चैम्बर है जहां हमने धमाका करवाना है या जहां हमने फ्यूल को जलवाना है, बर्न करना है, कंबस्शन करवानी है यहाँ पे। तो ऊपर से फ्यूल आएगा, फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो मिल जाएगी और यहाँ आके कंबस्शन होगा। हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी फ्यूल, कुछ भी ऑक्सीजन के बगैर जलता नहीं है, तो इसलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत तो है। और दूसरी बात ये कि लिक्विड फॉर्म में ये जो सारी फ्यूल या ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में ले जाने का मकसद ये है कि लिक्विड फॉर्म में हम ज़्यादा, आप समझ लें गैसियस की बजाय ज़्यादा हम क्वांटिटी जो है वो कंटेन कर सकते हैं अपने कंटेनर के अंदर। तो ये तो था रॉकेट के बारे में थोड़ा सा आइडिया। फिर होता क्या है, जब बर्निंग होती है तो गैसेस जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ से बाहर निकलती हैं। और आप ये समझ लें कि गैसेस जो हैं वो एक्शन की फ़ोर्स लगाती हैं और रिएक्शन के तौर पे जो रॉकेट है वो फिर ऊपर की तरफ उठता है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब रॉकेट जो है उसके अंदर गैसेस बर्न नहीं हो रही थी, गैसेस नहीं बन रही थी, कंबशन नहीं हो रहा था, तो ये सारा का सारा सिस्टम रेस्ट पे था। अगर ये सारा सिस्टम रेस्ट पे था यानी हम कह सकते हैं कि इसका टोटल इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो था। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मुताबिक इसका टोटल फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए। अगर टोटल फाइनल मोमेंटम ज़ीरो होना चाहिए तो जितने मोमेंटम से गैसेस जो हैं ये बाहर की तरफ निकलेंगी, उतने ही मोमेंटम से रॉकेट दूसरी डायरेक्शन में फ्लाई करेगा। टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉकेट। तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल मोमेंटम भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिज़ल्ट। ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एक तो हम न्यूटन के थर्ड लॉ को यहाँ पे कोट कर सकते हैं और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि रॉकेट जो है ये हवा में फ्लाई करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रिज़ल्ट के तौर पे या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मुताबिक। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है और इसको आपने एमसीक्यू के लिए याद करना है। सबसे पहले ये आपको नज़र आ रहा है, अ टिपिकल रॉकेट कंज्यूम्स अबाउट
10,000 किलोग्राम पर सेकेंड ऑफ फ्यूल, यानी एक सेकेंड में 10,000 केजी फ्यूल जो है एक रॉकेट बर्न करता है। ये आपने याद रखना है। इसी तरह से जो गैसेस रॉकेट की टेल से गैसेस निकलती हैं उनकी स्पीड रफली 4,000 मीटर पर सेकेंड होती है। सॉरी। इसी तरह रॉकेट के टोटल मास का 80% से भी ज़्यादा फ्यूल पे मुश्तमिल होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर रॉकेट का टोटल मास 100 केजी है तो 80 केजी जो है वो सारा का सारा फ्यूल पे मुश्तमिल होगा, या वो फ्यूल होगा या फ्यूल को कंटेन करने के लिए जो कंटेनर होते हैं उनका मास होगा। इन शॉर्ट, फ्यूल या फ्यूल से रेलिवेंट जितना भी मटेरियल है उसको अगर देखा जाए तो रॉकेट के मुकाबले में उसका मास तकरीबन 80% होता है, और ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि रॉकेट जो है इस पे ज़्यादा बोझ जो है वो फ्यूल का ही होता है। तो अगर हम कोई ऐसी ऐसी टेक्निक यूज़ कर लें कि रॉकेट का जो मास है इसको थोड़ा सा एडजस्ट इस तरह करें कि जो फ्यूल है उसको हम जब यूज़ कर लें तो जो इजाफी बोझ है वो रॉकेट से अलग कर दिया जाए, तो कुछ इस शक्ल का आपने रॉकेट कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा यूट्यूब पे या किसी भी वीडियो में। इस रॉकेट को बोलते हैं मल्टी स्टेज रॉकेट। मल्टी स्टेज रॉकेट। मल्टी स्टेज रॉकेट का मतलब ये है कि इसमें हमने छोटे छोटे रॉकेट्स जो हैं वो मेन बॉडी की साइड पे लगाए होते हैं। ये मेन बॉडी है और इसकी साइड पे हमने छोटे छोटे रॉकेट्स लगाए हैं। अब ये जो छोटे छोटे रॉकेट्स हैं इनमें सिर्फ फ्यूल होता है। अब जब हम इनको बर्न करते हैं तो ये मेन बॉडी, जो रॉकेट की मेन बॉडी है, ये इसको ऊपर ले जाने में मदद करते हैं। लेकिन जैसे ही इनका अपना फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एक्सेस बैगेज हैं और इसको फिर ऑटोमेटिकली रॉकेट की मेन बॉडी से अलग कर दिया जाता है और हवा में ही ये वापस आ जाते हैं ज़मीन की तरफ। ठीक है। और जैसे ही ये रॉकेट से अलग होते हैं, मेन बॉडी से अलग होते हैं, तो रॉकेट का जो टोटल मास है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आती है। और रॉकेट के मास में जब कमी आती है तो फिर वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ फ्लाई करता है। अब हमने ये देखना है कि रॉकेट का एक्सेलरेशन किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ हम ये तो जानते हैं कि रॉकेट जो है ये न्यूटन के थर्ड लॉ की बेस पे फ्लाई कर रहा है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि रॉकेट जो है इस पे एक्शन और रिएक्शन वाली फ़ोर्स है, फ़र्ज़ करें मैं रिएक्शन वाली फ़ोर्स लिखता हूँ mv/t। आपको याद होगा हमने ये जो रिलेशन है, चलें इस रिलेशन से पहले हम एक दूसरा बेसिक रिलेशन लिखते हैं, और वो जो दूसरा बेसिक रिलेशन है वो है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, जो आपने पढ़ा था। ये F इज़ इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब F क्या है? अप्लाइड फोर्स है, चाहे ये एक्शन की फोर्स है चाहे ये रिएक्शन की फोर्स है। ठीक हो गया। तो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि जी ये वो वाली फ़ोर्स है जो गैसेस के ऊपर लग रही है। ठीक है। तो फिर ये जो अप्लाइड फोर्स है ये किसके इक्वल आएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ गैसेस। ठीक है। आप इसको इस तरह से देख लें, गैसेस की फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को मैं v से ज़ाहिर कर देता हूँ, फाइनल जो है वो ज़ीरो हो जाएगी जब वो गैसेस निकल जाएंगी। उन फाइनली वो जब सारा मोमेंटम रॉकेट को जब वो एनवायरनमेंट पे फोर्स लगा देंगी, या आप ये समझ लें कि जब वो फोर्स लगा देंगी तो फाइनली उनका फाइनल मोमेंटम और वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, फ़र्ज़ करें
मैं ये वाली जो फोर्स है इसको इस तरह से ले लेता हूँ, माइनस एम वी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब इसे अगर मैं एक्शन कह देता हूँ तो रिएक्शन की फोर्स क्या होगी, बिल्कुल इसके अपोजिट, यानी उसको मैं एम वी ओवर टी कह देता हूँ। ठीक है, अब ये कौन सी फोर्स है जो रॉकेट की बॉडी के ऊपर लग रही है। अगर ये फोर्स रॉकेट की बॉडी के ऊपर लग रही है और ये रॉकेट के अंदर एक्सेलरेशन पैदा कर रही है, तो मैं कह सकता हूँ रॉकेट का मास मल्टीप्लाइड बाय रॉकेट के अंदर पैदा होने वाला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई टी। अब हम करते क्या है, हम ये जो टाइम है इसको 1 सेकेंड फर्ज कर लेते हैं। यानी फ़र्ज़ करें मैं ये कहता हूँ कि मास ऑफ रॉकेट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ गैसेस पर यूनिट टाइम। तो अगर हम यूनिट टाइम की बात करें तो हमारे पास यही जो रिलेशन है ये बन जाएगा एम ए इज़ इक्वल टू एम वी। यहाँ से ए का फॉर्मूला बन जाएगा एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। ठीक हो गया, एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, ये आपके पास आ गया। अब आप देखें यही रिलेशन है जो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरह से बना भी सकते हैं। अब इसमें स्मॉल एम क्या है, दिस इज़ मास ऑफ गैसेस जो रॉकेट की बॉडी से बाहर आ रही हैं, ये उनकी वेलोसिटी है और ये रॉकेट की बॉडी का मास है और ये रॉकेट का एक्सेलरेशन है। अब होगा क्या, जैसे जैसे रॉकेट का फ्यूल बर्न करेगा वैसे वैसे रॉकेट का मास कम होता जाएगा और वैसे वैसे रॉकेट जो है वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन था, या इसके अंदर से एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो इसको मैं एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ, मतलब एक दफ़ा आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। जी, तो ये था हमारा आज का छोटा सा एक लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपका जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। अल्लाह हाफिज़।